नमस्कार। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में सिलेबस को लेके हिस्ट्री के इतिहास के, उसके सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको जो है समझने में समस्या आएगी। इसीलिए हम लोग इसको जो है पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिससे अधिक बच्चों को जो है लाभ इसका मिल सके और आप अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें। बस एक चीज़ याद रखिए कि जो भी आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस आपके पूरे दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में प्रॉपर वे में होना चाहिए, जिससे आपको आगे जो है इसकी मदद मिले। तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो पूरा हिस्ट्री का होल सिलेबस है ना, इट इज़ डिवाइडेड इन 10 यूनिट्स। तो और इसमें आपको जो है प्री हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज हिस्टोग्राफी तक एक जो है वाइडल एरिया है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज तक आपको कवर करना है। लेकिन इनमें से क्या क्या आप पढ़ेंगे जिससे कि आपका जो है नेट और जेआरएफ हो जाए, या पीएचडी के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो, पीएचडी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जाए, इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास किया जाएगा। इसी संदर्भ में इस सेकेंड यूनिट में मैं जो है सेकेंड पार्ट में ये यूनिट फर्स्ट आपसे और एंसेंट हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेजर पोर्शन आप क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ से दिखाई देने लगा है। अगर आप देखिए तो कल्चर से, लिटरेरी सोर्सेज से, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से, इवन दो जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि जो है जो कल्चरल हिस्ट्री और इकोनॉमिक सोशल हिस्ट्री है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इन कंपेयर टू पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो इस यूनिट फर्स्ट में आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़ने हैं। इसमें एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कैसे सर्वेक्षण करते हैं, एक्सकेवेशन क्या होता है, हम लोग इसमें वीडियो बना के बात करेंगे। एपिग्राफी क्या है और न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, इन सब बिंदुओं पे, इन सब पॉइंट्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे। डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक्चुअली बहुत सारे देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेटिंग, है ना। उनमें से हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटिंग्स को जो है देखेंगे, जैसे अब एमएस डेटिंग, रेडियोकार्बन डेटिंग, ये सब चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को, या डेंड्रोक्रोनोलॉजी या टीएल डेटिंग, तो इन सब चीज़ों को हम जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो लिटरेरी सोर्सेज का आ जाता है, जहाँ से आप मान के चलिए कि हर बार आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें इंडिजिनस लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के आधार पे हैं, ठीक है। उनकी डेटिंग्स को लेके समस्या आ जाती है, उनकी डेटिंग्स के बारे में आपको जानना पड़ता है। उसके बाद जो फॉरेन अकाउंट्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फॉरेन अकाउंट्स हैं, किस फॉरेन अकाउंट में क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को, ये पोर्शन आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है लिटरेरी सोर्सेज का। इसमें भी एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, कम से कम 3 से 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, तब जो है जाके ये क्लियर होगा। उसके बाद जो है हम लोग नियोलिथिक वाले सेगमेंट में आएंगे, कैसे फूड प्रोडक्शन होता है। उसके बाद चैल्कोलिथिक वाले फेज में आएंगे, उसके सेटलमेंट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, टूल्स के बारे में, और पैटर्न ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैसे जो है नियोलिथिक से चैल्कोलिथिक का डेवलपमेंट हो रहा है, या कैसे प्री हिस्ट्री से चैल्कोलिथिक या मॉडर्न टाइम तक की जो संपूर्ण ये यात्रा हो रही है, इसमें क्या क्या ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, इस पे चर्चा होगी। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात होगी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन के रूप में हमको दिखाई देता है। और आपकी जानकारी के लिए जो है अभी जो है अर्बनाइजेशन के हम लोग जो है 5वें चरण में हैं, और ये हमारा फर्स्ट चरण था, जहाँ पर आपको जो है सेटलमेंट पैटर्न बहुत अच्छा, क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी दिखाई देती है, सोसाइटी और पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिखाई देता है। मेजर सिटीज़, जिसमें राखी गढ़ी एक महत्वपूर्ण सिटी है, अभी कुनाल का एक्सकेवेशन हाल ही में चल रहा है, उसके बारे में चर्चा मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने भी कई साइट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोलाबोरेशन से प्रोफेसर रविन्द्रनाथ सिंह सर और कैमरून पैट्री के दिशा निर्देशन में एक्सकेवेट किया है, जो राखी गढ़ी के आसपास के एरिया में है, जिसमें खानक है, मशहूदपुर है, लोहारी राघो है,
है। तो ये सब इन सब साइट्स के बारे में, चूंकि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे ही आप नाम लेते हो वैसे आपको जो है सिटी साइट्स के बारे में एकदम व्यू क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर सब बड़े बड़े सिटीज़ थे और सब जगह पक्के पक्के मकान थे। ऐसा नहीं है। उन सिटीज़ को रन करने के लिए उसके कैचमेंट एरिया में कुछ जो है रूरल एरियाज भी थे या छोटे छोटे गांव भी थे जो इन अर्बन सेंटर की नेसेसिटी को फुलफिल करते थे। तो इस चीज़ को भी देखकर तो हम लोगों ने कई सारे उस समय के जो कैचमेंट एरिया है हड़प्पा का, राखी गढ़ी का, उसको हम लोगों ने एक्सकेवेट किया है इस टीम के साथ काम करते हुए। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है, उस चीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, फिर इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या था, आप जानते हो इसका जो है मेसोपोटामिया और इजिप्ट के साथ क्या क्या ट्रेड था। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है इसमें धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बहुत वाइडल टॉपिक है तो आराम से समझेंगे इसको। उसके बाद फिर वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो है समझेंगे, आर्यन डिबेट्स को समझेंगे। वैसे अब आर्यन डिबेट्स की बहुत प्रासंगिकता नहीं रह गई है ना। इसके पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे, स्टेट स्ट्रक्चर क्या है, थेरीज ऑफ स्टेट कैसे, चूंकि आप वैदिक जब लेटर वैदिक में ही जाते हो तो आप जो है थेरी ऑफ स्टेट्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि जो है उसके पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। उसके बाद फिर इमरजेंस ऑफ वर्ण एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रहा है, रिलीजियस फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या आ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी आ रहा है, आयरन का विकास हो रहा है। आपको वैसे तो अभी जो है पहले तो माना जाता था कि आयरन भारत से बाहर से आया था, बाद में जब इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स का एक्सकेवेशन हुआ तो उसके बाद अब ये 100% प्रूफ हो गया है कि जो आयरन का टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो इंडिजिनस डेवलपमेंट है। और हमारे यहाँ जो है 16, अगर मिडिल गंगा प्लेन की बात करें या गंगा प्लेन की बात करें ओवरऑल, तो हमको जो है 1700 या 1800 बीसी तक का लोहा आयरन हमको जो है मिल जा रहा है। साउथ में बात करें तो इसकी कुछ डेटिंग जो है 2200 बीसी तक जा रही है। जब हम आयरन पढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग जो है एक प्रॉपर लेक्चर आयरन पे करेंगे, तो उस पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ये मेगालिथ्स साउथ इंडिया के बहुत फेमस मेगालिथ्स हैं, जो टाइप ऑफ मेजर मेगालिथ्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इवन दो जो है नॉर्थ इंडिया में भी जो है विंध्यन रेंज में, कैमूर रेंज में तो कई सारे मेगालिथ्स मिलते हैं। यहाँ पर मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेगालिथ्स केवल साउथ इंडिया में थे, है ना। तो नॉर्थ इंडिया में भी मेगालिथ्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, कैसे स्टेट सिस्टम का पदार्पण हो रहा है, कैसे 16 महाजनपदास आ रहे हैं, जैसे अंग आ रहा है, कोशल आ रहा है, मगध आ रहा है, वत्स आ रहा है, कंबोज आ रहा है, गांधार आ रहा है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को देखने को प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ रिपब्लिक्स हैं जिसमें वज्जी का बात आता है, मल्ल का बात आता है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में कैसे जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन आ रहा है और कैसे जो है सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अब क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और इकोनॉमी ऑलवेज चेंज सोसाइटी एज वेल एज पॉलिटी एंड रिलीजन। तो इन सब चीज़ों को कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ये सब चीज़ें बदल रही हैं और कैसे जो है एक रिलीजियस डेवलपमेंट आप जो है कह सकते हो, आप जो है रिवोल्यूशन टाइप का हो रहा है कि जो है धार्मिक आंदोलन एक पनप रहे हैं उस जमाने में, तो उसको देख रहे हैं। और उसी समय हमको जो है जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक संप्रदाय ये सब दिखाई देते हैं। इन पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जब यूनिट सेकेंड आता है तो फॉर्मेशन ऑफ मगध होता है। कैसे मगध एक 16 महाजनपदास में केवल मगध ही ऐसा क्यों एम्पायर था जो है इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रीक या मगध के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी उसके डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि किसी भी एम्पायर के डेवलपमेंट होने के लिए उसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ की पॉपुलेशन का जो है बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की हम जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ उसके आसपास के जो है छोटे छोटे जो राज्य हैं या छोटे छोटे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये हम देखेंगे मगध के संदर्भ में, ठीक है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर के आक्रमण को देखेंगे, उसके इफेक्ट को देखेंगे। फिर मौर्यन के एक्सपेंशन को देखेंगे। फिर हम लोग मौर्यन पॉलिटी, इसकी सोसाइटी, इकोनॉमी की चर्चा करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, इस पे चर्चा करेंगे। इसके नेचर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अशोक का धम्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे इतिहासकार लगातार ये कहते हैं कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तब इसके एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो साथ साथ ये भी कहता चलता है कि अगर आप लोग जो है उपद्रव करोगे, आप लोग अगर जो है
डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो हमको जो है अपनी दूसरी पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक। और अशोक का धम्म क्या है, जो वो खुद ही प्रश्न करता है कि कियम चु धम्मे, और उत्तर भी खुद देता है कि अपाशिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साध्वेच्छा। तो इस तरह से हम इसकी बाकायदे व्याख्या करेंगे। फिर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, उसके बाद मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, अशोक के स्क्रिप्ट्स, अशोक के अभिलेखों की बात करेंगे, उसके लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की चर्चा करेंगे। फिर इंडो ग्रीक्स की, सुंग कुषाण की, सातवाहन की चर्चा करेंगे, शक क्षत्रपों की चर्चा करेंगे, संगम लिटरेचर जो साउथ इंडिया का है उसको जो है उसकी बात करेंगे। और ये संगम लिटरेचर से पक्का क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ट्रेड और कॉमर्स हम देखेंगे रोमन के साथ कैसे हो रहा था 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। फिर इमरजेंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म जो है, फिर खारवेल को देखेंगे, जैनिज्म को देखेंगे। फिर पोस्ट मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर की बात करेंगे, गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करेंगे, जहां से क्वेश्चन आपको 100% आएगा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न आर्ट आर्किटेक्चर से क्वेश्चन 100% आता है। इन सब चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर गुप्तों में आएंगे, गुप्त वाकाटक एज की बात करेंगे, उनके रिलेशंस की बात करेंगे, वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनके लैंड ग्रांट्स, ये सामंतवादी जो व्यवस्था होती है वो कैसे जो है स्टार्ट हो रही है, उसके क्या राइट्स थे, उन पे चर्चा करेंगे। फिर गुप्त सिक्कों के बारे में बात करेंगे, जो कि गोल्ड कॉइन्स यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण हैं और 1-2 क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। या फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, इमरजेंस ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म की बात करेंगे, कैसे कैसे पौराणिक हिंदू ट्रेडिशन जो है रिफॉर्म होके, जब आप देखते हो कि 6th सेंचुरी बीसी में जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है वो जो है पुशबैक होना शुरू होता है, और जो है एक समय के बाद धीरे धीरे जो है पर्दे के पीछे जाता है और बुद्धिज्म और जैनिज्म का बोलबाला हो जाता है। लेकिन जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड आते आते जो है इसका फिर से जो है पौराणिक हिंदू ट्रेडिशन का इमर्जेंस आपको दिखाई देता है, और गुप्ता पीरियड से ये लगातार जो है प्रमोशन पाता हुआ राजपूत पीरियड तक अपने पीक पे पहुंचता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या कारण थे कि कैसे हिंदुइज्म जो है बुद्धिज्म के पैरेलल खड़ा होकर बुद्धिज्म को पछाड़ते हुए आगे बढ़ता है, फिर से अपने आप में रिफॉर्म करके। और बात सही, अगर आप अपने आप में कुछ कमियां हैं, अगर आप उसका रिफॉर्म करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। तो हम यहाँ पर इसको जो है देखने का प्रयास करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करेंगे। फिर उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की बात करेंगे। जो आजकल हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है, तो वहाँ से इनसे क्वेश्चंस कि एंशिएंट टाइम में हमारा एस्ट्रोनॉमी कितना स्ट्रांग था, मैथमेटिक्स कितना स्ट्रांग था, टेक्नोलॉजी में हम कैसे आगे थे, मेडिसिन में कैसे आगे थे, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिर हर्ष के बारे में बात करेंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में बात करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हम करेंगे। उसके बाद यूनिट 2 में हम जो है डेक्कन के बारे में, गंगास के बारे में, कदम्स के बारे में, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी, चालुक्य, इनके बारे में, चूँकि साउथ इंडियन हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, इनके आर्ट आर्किटेक्चर, जितने भी वहाँ के किंगडम है, पल्लवा है, चेर है, चोल है, पांड्य है, इनके बारे में, ठीक है। फिर इस तरह से जो है ईस्टर्न इंडिया के जो है जो पाल और सेन ऑफ बंगाल है, उन पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसको हम लोग जहाँ जहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिर उड़ीसा के जो राजवंश हैं उनके बारे में, फिर वेस्टर्न इंडिया के जो है मैत्रक हैं, वल्लभी के, फिर गुजरात के जो चालुक्य हैं उनके बारे में, फिर जो है गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में बात करेंगे, कलचुरी चेरीज के बारे में बात करेंगे, गढ़वाल परमार के बारे में बात करेंगे, और इनका जो आपस में संघर्ष होता है, त्रिकोणीय संघर्ष होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग जो है अर्ली 3रे यूनिट में जब आएंगे तो अर्ली मिडवल इंडिया के बारे में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे किंगशिप डेवलप हो रहा है उसके बारे में, फिर कैसे जो है इसमें फिर वही बात आएगी, एक एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमी का स्रोत है, उसके साथ ही साथ कैसे टैक्सेशन की चीज़ें डेवलप हो रही है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, इनकी करेंसी क्या है, मतलब इकोनॉमी पे बात करेंगे, ट्रेड और कॉमर्स पे बात करेंगे, इनके जो है ग्रोथ पे बात करेंगे, कैसे वैष्णविज्म और शैविज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का विकास हो रहा है, और तमिल भक्ति मूवमेंट क्या हो रहा है, या कैसे जो है भक्ति मूवमेंट का एक दौर जो है तमिल में दिखाई देता है, जो है शंकरा और माधवा के द्वारा, रामानुजाचार्य के बारे में बात करेंगे।
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसी में हम सोसाइटी के वर्ण जाति इनके बारे में कैसे कैसे इनका जो है ये कैसे चीज़ें आ रही हैं, पोजीशन ऑफ वीमेन की बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, प्रायोरिटी इन रिलेशंस की बात करेंगे, वुमेन इन पब्लिक लाइफ क्या है इस पे बात करेंगे। तो अनटचेबिलिटी कैसे जो है आ रही है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, उसमें फ्यूडल मॉडल क्या है ना, इन सब चीज़ों की जो है बात, अरेबिक अकाउंट्स की बात करेंगे, तो अल्बर्नीज के अकाउंट की बात करेंगे, तो ग्रोथ ऑफ रिलीजन रीजनल लैंग्वेजेस क्या हैं, कैसे आ रही हैं, इस पे बात करेंगे। स्टेट फॉर्मेशन अर्ली मेडिवल इंडिया में कैसे हो रहा है, इसका जो डिबेट है उस पे बात करेंगे। तो धीरे धीरे इसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, और आप लोग जो है धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और धीरे धीरे मैं वीडियोस डालता रहूँगा, क्योंकि मेरी भी अपनी व्यस्तता है। आप लोगों को चूँकि मोटिवेट करना मेरा मकसद है, आप लोग अच्छे से ग्रो करें, आप लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लाएं, इसीलिए मैं धीरे धीरे वीडियोस डालता रहूँगा। अभी एग्ज़ाम हो सकता है कि ये फॉर्म जल्द ही 15 या 20 नवंबर तक फॉर्म आने की उम्मीद है, फॉर्म आ जाएगा, तो उसके बाद आप लोग जो है लग जाइएगा अपनी पढ़ाई पे, है ना। थैंक यू।